वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जो इक़्तिसादी सर्वे है बजट से एक दिन पहले हर हुकूमत पेश करती है। आज जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, मुशीर ख़ज़ाना बल्कि शौकत तरीन, उन्होंने जो पिक्चर पेश की है हमारी मईशत की, वो ये कहा है कि हमारी मईशत ने टर्न अराउंड कर लिया है और जो कड़ा वक्त था वो गुज़र गया है। तमाम इशारे जो चाहे वो सनत के हों, चाहे खिदमात के हों, चाहे वो ज़राअत के हों, उसमें मुस्बत ग्रोथ है। और ये भी हमें पता है कि हुकूमत पहले ही ऐलान कर चुकी है कि इस साल जो ग्रोथ है पाकिस्तान की वो 3.94 तकरीबन 4% होगी, जो कि तमाम अंदाज़ों से तकरीबन दुगनी है हुकूमत के अपने अंदाज़ों से। और कोरोना के वजह से ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जो है एक डाउनफॉल आया था, हमारे यहाँ भी आया, मगर अब आसार यही हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मगर ये जो इशारे हैं ये तो बड़े बड़े इशारे हैं। अवाम उन इशारों के मुंतज़िर हैं जिससे उनकी ज़िंदगी पे असर पड़े, जिसमें महंगाई जो है, जो कि फूड इन्फ्लेशन ख़ुसूसन जो कि मुस्तकिल डबल डिजिट में जा रही है, वो कब नीचे आएगी। बेरोज़गारी के बारे में आदाद व शुमार अभी तक मौजूद नहीं है, ताहम हुकूमत का ये कहना है कि कोरोना से पहले जो है वो तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख लोग जो हैं वो वर्कफोर्स का हिस्सा थे, जो बाद में कम होकर के 3 करोड़ 54 लाख रह गए। मगर अब उन्होंने कहा है कि जो तामीरात और सनत की दोबारा रिवाइवल हुई है उससे वो फिगर वापस 5 करोड़ और 20 लाख तक पहुंच गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह, इस्लामाबाद में फाइनेंस की बीट है, कवर करते हैं। तो सनाउल्लाह, हर हुकूमत जो है बजट से पहले एक रोज़ी पिक्चर पेश करती है कि हाँ जनाब अब जो है अगला साल वो बेहतर होगा। क्या आवाम के लिए भी होगा? देखिए मुबश्शिर साहब, दो चीज़ें आप कह रहे हैं। एक तो करंट ईयर का जो परफॉर्मेंस है उसकी भी आपने बात की है अपने बयानिए में, और साथ आपने पूछा है कि जो नेक्स्ट बजट है वो क्या होगा। एक चीज़ तो आप ये समझ लें कि जो शौकत तरीन साहब आए हैं और वो जो बातें कर रहे हैं और जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि हुकूमत इस बात को अब समझ चुकी है कि हम जो 2.5-3 साल या 3 साल करते रहे हैं उससे हमारी पॉपुलैरिटी बिल्कुल बॉटम पे आ गई है। और उसकी जो मिसाल है तमाम ज़िमनी इलेक्शन है, और इसके अलावा हुकूमत के पास टूल्स भी हैं, सर्वे करती है। वैसे भी आप देख लें, किसी से भी पूछ लें, वो महंगाई से भी तंग है, बिजली के बिलों के भी तंग है, गैस के बिलों से भी तंग है, और ओवरऑल जो एक माशरे में रवैया बन गया उससे भी तंग है। तो ये बात अब मुझे लगता है इनको समझ आ गई है, और इन्होंने आज ये भी अंदिया दिया है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि गुड बाय कह दिया IMF को। IMF का प्रोग्राम मुझे नहीं लग रहा कि अब चल पाएगा, क्योंकि इस बजट से पहले IMF और हुकूमत के दरमियान इस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और डेडलॉक है, और ये इस पे इत्तेफाक राय होना ज़रूरी था अगर प्रोग्राम चलना है तो, और कल अगर बजट पेश करना है तो। अगर ये जो IMF के बारे में उन्होंने आज शौकत तरीन साहब ने तो कह दिया कि जो इनकम टैक्स के मसलन उन्होंने कहा कि 113 अरब तक वो IMF चाहती है कि 150 अरब हो जाए, यानी मजीद टैक्स लगाया जाए इनकम टैक्स। नहीं ज़ैदी साहब, वो उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो पर्सनल इनकम टैक्स हम ले रहे हैं ना, जिस तरह आपकी सैलरी और मेरी सैलरी से आ रहा है, वो है 119 अरब रुपए होता है साल का। वो कहते हैं कि इसमें 150 अरब मजीद इजाफा करो, मतलब है इसमें एक मजीद इजाफा करें। तो वो उन्होंने कहा है कि ये हमारी रेड लाइन है, और इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और बिजली की कीमत जो ये अभी तक 2 साल में तकरीबन 6 रुपए यूनिट बढ़ा चुके हैं, 6 रुपए यूनिट बढ़ाई है, और अगर उसमें टैक्स के स्लैब को शामिल कर लें तो ये 7.5-8 रुपए यूनिट इंक्रीज आता है। तो वो अब उनको समझ आ गई है कि अगर हम मजीद बढ़ाएंगे तो आगे लोगों ने सड़कों पे निकल के हमें जूते मारने हैं, जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में मारे हैं। अच्छा, तो ये बात अब टोटल एक पॉलिसी शिफ्ट आ रहा है अब कल के बजट में। अच्छा सनाउल्लाह भाई, लेकिन ये जो पॉलिसी शिफ्ट की से आप बात करें, ये भी क्या एक हिस्टोरिकल पैटर्न तो है ना, क्योंकि जो भी हुकूमत आती है जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे होते हैं तो हमेशा आप देखते हैं कि आखिरी जो बजट्स होते हैं, चाहे वो मतलब 3rd ईयर का हो या 4th ईयर का हो, हल्के से पॉपुलिस्ट उसमें टच आती है कि यार जो अवाम है वो दोबारा हमारी तरफ आए। लेकिन उसके लिए भी आपको एक कुशन तो चाहिए ना, तो कुशन मौजूद है। उसके
देखें ज़रार साहब, ये अब मैं बात दूसरी तरफ से शुरू करता हूँ और आपकी बात पे आता हूँ। ये जो ग्रोथ वाली बात हो रही है ना 3.9% की, आपको याद है कि चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून ने एक सेमिनार किया बजट पे और उसमें उन्होंने ये दावा किया, बल्कि हकीकत थी कि हमारी 5.8% तक ग्रोथ गई। उसके बाद शाम को हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा जी इन्होंने कर्जे लेकर ये खर्चे किए और ग्रोथ हुई। अब जब हिसाब किताब निकाला तो पता चला उन्होंने 5 साल में 10 ट्रिलियन 10,000 अरब रुपए उनका कर्जा इजाफा हुआ। और जब इनका हिसाब निकाला 3 साल का 2.5 साल का, तो ये 13,000 अरब का कर्जा बढ़ा चुके हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें फिर ग्रोथ कहाँ से आई। अब दोनों के दावे देखे जाएं तो इनकी ग्रोथ भी, फिर एक और बड़ी टेक्निकल बात है जो समझने की ज़रूरत है, हमारी टोटल इकानमी कंजम्पशन बेस्ड है। जो हम पाकिस्तान की अवाम इस्तेमाल करती है वो उसकी बुनियाद करती है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो 21-20 अरब डॉलर से नहीं बढ़ती और हमारी जो इंपोर्ट है वो 50 से 60 अरब डॉलर है। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकानमी नहीं है, हम कंजम्पशन बेस्ड इकानमी है। सनाउल्लाह, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन शौकत तरीन साहब ने भी इस बात का इतराफ किया है, इसको एडमिट किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी नहीं उसमें एक और बात है ना। बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो दुनिया में सबसे हाईएस्ट है 2.4%, और हमारी इन्फ्लेशन है 10%, डबल डिजिट है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला लो तो 3.94% ग्रोथ मैटर नहीं करती। ये आपकी फाइनल जो आएगी तो ये 4.5%। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं एक और बात कर रहा था, एक दो सुन लें कि शौकत तरीन साहब का खुद कहना है कि, और आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है, हमारी जो इकोनॉमी है उसकी 2 साइकिल्स हैं, बूम और बस्ट, राइट। बूम हमारी कैसे आती है कि हम बोरो करते हैं, बोरोइंग से कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन से फिर जीडीपी ग्रोथ होती है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ जिसको आप नहीं कहते नहीं है। मैं उसका आपकी तवज्जो ला रहा हूं, जो शौकत तरीन साहब ने कहा है कि जी हमारी ग्रोथ कभी सस्टेनेबल हुई नहीं है, आपको 20-30 साल तक कंसेक्यूटिव ग्रोथ चाहिए और वो सस्टेनेबल हो। अच्छा, सस्टेनेबल का लफ्ज तो हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं, इसको रियलाइज करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? देखिए, बात यह है कि हमें चाइना का मॉडल भी देखना पड़ेगा, हमें टर्की का मॉडल भी देखना पड़ेगा और इंडिया का मॉडल भी देखना पड़ेगा, जहां पिछले 15-20 साल में ग्रोथ डबल डिजिट तक भी रही है और सस्टेनेबल रही है। अगर उनका अब हम मॉडल देखें तो वहाँ पर कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हमारे मुकाबले में बहुत कम है। और एक प्राइम मिनिस्टर बात कहते हैं कि हमें सरमाया जमा करना चाहिए लोगों को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ आप देखें जितने भी लोग हैं वो सरमाया उधर ले जाते हैं जहाँ पर सेफ एमन हो। हमारे यहाँ जो एक ट्रेंड है, अगर आप किसी इलाके में आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो आपके पास थाने वाले आ जाएंगे, कल ही कमा रहे हैं भाई, हमारा हिस्सा किधर है। फिर और लोग भी आएंगे, उस इलाके के कन टूटे साफी भी आएंगे और उसमें इलाके की जो मुख्तलिफ इदारे हैं सरकारी, मतलब डेंगी फोर्स वाले हर फैक्ट्री में जाते हैं और महीने का लाख रुपया लेके आते हैं। इसी तरह बाकी इदारों के हैं, EOBI का इदारा है, फलाना इदारा है, ये इदारा है, वो इदारा है। इसके अलावा जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, दुनिया में सबसे महंगी बिजली हम दे रहे हैं। चाइना में अगर जाएं तो इंडस्ट्री के लिए बिजली फ्री है, सर्विस चार्जेस देते हैं। आपका जो लोन है दुनिया में महंगा तरीन लोन है, इंडस्ट्रियल लोन जो हमारा है, जो कर्जे लेते हैं। तो किस तरह आप अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि चाइना ने वो हमें जोन बना के देने हैं। लिटरली मैं लास्ट वीक गया हूँ जहाँ पे ये रशिया का ही कह रहे हैं, वहाँ पे अभी तक कोई सड़क भी नहीं बनी और फसलें लगी हुई हैं और ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि उस पर जनाब फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। तो हमें ज़रा संजीदा होना पड़ेगा इस तरफ। अगर हमने लोगों को रोज़गार देना है या पॉवर्टी ख़त्म करनी है तो हमें वो शौकत तरीन की बात ठीक है कि हमें कम से कम 30 साल तक 7+ हमें ग्रोथ देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू होगी। वरना 7% से कम आपकी ग्रोथ है तो बेरोजगारी कम खत्म तो दूर की बात, कम भी नहीं होगी। 7% की कम ग्रोथ तो पॉपुलेशन ही आपकी खा जाएगी ना। 2-3 चीज़ें हैं ऐसी, ख़ासतौर पे जो कोविड में हुआ ई-कॉमर्स का। अब पाकिस्तान ने इस बरस जो है वो ऑलमोस्ट डबल किया अपना जो रेवेन्यू था और ख़ासी चीज़ें उस तरफ गई। यही मॉडल्स हमने देखे, बहुत से ममालिक ने फॉलो किए। आप बांग्लादेश की मिसाल भी सामने है, वो एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर टेक्सटाइल के बारे में बात करें तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हालांकि हम वी वर सपोज टू बी टेक्सटाइल किंग्स। तो यहाँ पर
किस तरीके से बेहतरी आएगी अगर बिजली कम नहीं होगी? जैसे आपने कहा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती। इसके अलावा हम ज़राई मुल्क हैं, इस दफ़ा गंदम की भी अच्छी पैदावार हुई, गन्ने की भी हो गई, चावल की भी हो गई, कपास की कम रही, लेकिन बाकी क्रॉप्स तो फूड कंजम्पशन वो मैं ज़रार की बात करूंगा। असल में यहाँ ट्रेंड इस तरह चलता है, एक साल फसल अच्छी होती है, पैसे अच्छे मिलते हैं, अगले साल फिर ख़राब हो जाती है। और जहाँ तक आप ज़राअत की बात कर रहे हैं, एक तो मैंने खुद हुकूमत को प्रपोजल दी है कि आप ज़री ज़मीनों पर सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी बनाने का जो वो है उस पर पाबंदी लगा दें। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी तमाम जो सब्जियां हैं जो शहरों के करीब होती हैं वो आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगी, और हो ही ये रहा है। अब अगर आप इस्लामाबाद आए हैं, इस्लामाबाद से पेशावर जाएं तो पेशावर तक मोटरवे और जीटी रोड की तमाम ज़मीनें हाउसिंग सोसाइटीज़ ने खरीद ली हैं, और ये ज़रखेज़ इलाका है जहाँ पर फसलें होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, और यही बाकी इलाकों में भी है। सिंध का मुझे नहीं सूरत हाल पता, लेकिन पंजाब में यही सूरत हाल। बिल्कुल, ये तो मैंने अपने आंखों से देखा है। और इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में भी मेरे ख्याल शायद शौकत तरीन साहब ने ये बात की है कि हम होते थे नेट फूड एक्सपोर्टर, अब हम बन गए हैं नेट फूड इम्पोर्टर, और ये एक बहुत ही खतरनाक 22 करोड़ का मुल्क है सर, और ज़राई ज़मीन कम हो रही है। ज़री एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद सनाउल्लाह से बातचीत जारी रखें। वेलकम बैक। कल बजट भी पेश हो रहा है तो आवाम बिल्कुल इस चीज़ पे अभी तक तो कहीं से ये नहीं आया कि शायद कोई रिलीफ मिले, और अगर ये महंगाई का तूफ़ान यहाँ रुक जाए तो शायद कुछ हो जाए, मगर जो अफरात ज़र की हालत है, सनाउल्लाह साहब से हम बात करें। सनाउल्लाह, अफरात ज़र कैसे कम होगी आपको लगता है? नहीं मुबशर साहब, जो इस वक्त तक महंगाई हो चुकी है उसको तो रिवर्स होना नामुमकिन है। उसकी वजह है कि बेसिकली ये जिस तरह कह रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई इम्पेक्ट आता है पाकिस्तान पर। ख़ासकर अगर आप चिकन की कीमत देखें, अंडे की कीमत देखें, गंदम इधर पैदा होती है, चीनी इधर पैदा होती है। बुनियादी तौर पर जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने आने के साथ ही चीनी पर जो GST 8% था वो 17% कर दिया। फिर इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए, 6 रुपये पर यूनिट बढ़ा चुके हैं अब तक। इन्होंने गैस के 350% कीमत बढ़ाई, और इसके अलावा एक्सचेंज रेट आपका डॉलर का जो 115-16 पे था वो 150 से ऊपर ले गए। तो बेसिकली पॉलिसी डिसीजन है। और जिस तरह मैंने आपको एक आखिरी प्रोग्राम में बताया था कि हमारी जो कास्ट जब बढ़ जाए जिसकी भी, उसने हर चीज़ को पास ऑन करना है। अब चीनी की कीमत 100 और 90 के दरमियान में रहेगी, इससे कम नहीं होगी। आप इसी तरह गोश्त को देख लें, दालों को देख लें, कुकिंग ऑयल चलें ठीक है वो इंपोर्ट होता है, आपने रुपए को डिवैल्यू किया है, उसकी वजह से उसकी कीमतें बढ़ी हैं। आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो PDL 6 रुपये और 8 रुपये लीटर था वो 30 रुपये लीटर कर दिया। तो बेसिकली तो ये खुद जिम्मेदार है इन चीज़ों के महंगाई करने के। और बाकी अब जब एक आपके पास एक आमदन शुरू हो जाए तो आप उस आमदन का तो कम नहीं करेंगे, और कोई भी हुकूमत नहीं करती, ना इन्होंने करने हैं। जो चीज़ इनके पास आ चुकी है उसमें इजाफा ही करना है, कम नहीं करना। तो मुझे नहीं लगता जो ये ज़रूरी अशिया हैं जिनकी कीमतें फ़िक्स होती हैं, पेरिशेबल आइटम डिफरेंट होते हैं, उनकी कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन बाकी जो अशिया हैं जो फिक्स प्राइस हैं, कुकिंग ऑयल है, चावल है, दालें हैं, आटा है, चीनी है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी कीमतों में कमी नहीं होगी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर एक थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आती, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ज़ाहिर हम सब यही कह रहे थे कि हुकूमत को पता है कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गया है। अच्छा, पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे क्यों जाने की एक बहुत बड़ी जो वजह है, आप किसी से भी बात करें वो कहते हैं सर महंगाई, और ख़ास तौर पर उन आइटम्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए ज़्यादा नहीं कोई थोड़ी सी रिलीफ, मैं मानता हूँ आपकी बात कि जब पैसे आ रहे होते हैं तो आप उसको कम करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अगर चॉइस है रेवेन्यू और पॉलिटिकल डिफीट में तो इस वक्त गवर्नमेंट क्या चूज करेगी? और इसमें मैं ज़रार की बात में मजीद इजाफा करूंगा कि हुकूमत के पास मेरा ख्याल है कि इसका कुशन भी मौजूद है, ये भी है। इसलिए कि FBR ने बकौल हुकूमती हलकों के रिकॉर्ड टैक्स जमा किया है। 14.4% का इजाफा हुआ है इस साल के 9 महीने में अब तक। 4000 का नफसियाती इंसाफी क्रॉस कर लिया है। फिर वो ये भी दावा कर रहे हैं
कि $2 बिलियन हर महीने वो हमारी तरफ आ रहा है। तो अगर ये सब इतना ही अच्छा है तो ये कुशन महंगाई जो रोज़मर्रा अशिया की है उसको कम करने में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता, अगर वाकई सूरत हाल यही है? और पॉलिटिकल स्टेक्स भी हैं। जी जी जी, वसत साहब, बुनियादी तौर पे मसला ये है कि आइंदा साल का भी जो हमारा बजट आ रहा है उसका जो बजट डेफिसिट है 3 ट्रिलियन 3,000 अरब से ज़्यादा का है। आप अंदाज़ा कर लें, जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है आपकी, वो आपकी टोटल आमदन का 70% इंटरेस्ट पेमेंट ले जाएंगी, वो भी 3400-3500 अरब रुपए होगा, 3,000 अरब से ज़्यादा होगा। तो कुशन नहीं है हमारे पास, उस वक्त तक हमारे पास कुशन नहीं होगा जब तक हम सरप्लस बजट में नहीं आएंगे। जब तक हम बजट डेफिसिट में हैं तो आप समझ लें हमारे पास कुशन नहीं है। हमने कर्जे लेकर ही लोगों को रिलीफ फराहम कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और जो ये खाने पीने की अशिया है ना, इन पर टैक्सेस इस तरह नहीं है, सिर्फ चीनी पर है या कुकिंग ऑयल पर GST है 17%, बाकी आटा दालें माले इन पे तो कोई टैक्स है ही नहीं। ये तो कास्ट बेस्ड ही मार्केट में आएंगे, जब कास्ट बढ़ गई है तो आप उसको कम कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए ये इन अशिया में 10 रुपये 5 रुपये किलो, जिस तरह वो साल का 10-15 अरब रुपए का सब्सिडाइज कर सकते हैं, लेकिन कुशन इनके पास नहीं है। जो भी इन्होंने करना है कर्जे लेकर करना है। अपनी आमदन इनकी, अगर ये जितना टैक्स टारगेट आइंदा साल कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा भी कर ले, 200 अरब रुपए, फिर भी इनको 3,000 अरब रुपए बैंकों से कर्जे लेकर अगले साल के भी जो अपने एक्सपेंडिचर है वो पूरे करने पड़ेंगे। अच्छा, आपने जहाँ खसारे की बात की, बहुत से हमारे बड़े बड़े जाइंट्स ऐसे हैं हुकूमती इदारे जो मुस्तकिल लीक करते रहते हैं, यानी लीकेजेस इतनी हैं कि हर महीने उनको आपको जो है अरबों रुपए का कुशन फराहम करना पड़ता है। तो खसारे वाले जितने इदारे हैं उनके बारे में क्या हुकूमत की कोई पॉलिसी है? प्राइवेटाइज करने क्या करें? ज़ादी साहब, ये आपने मेरी पसंद की बात की है और मैं आपको बताऊं, आपको याद है आपसे मेरी डिबेट भी होती थी बाज़ दफ़ा PTI के इशूज़ पर जब इनकी हुकूमत आई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली तकरीर में, और बल्कि PTI के मंशूर में ये टॉप एजेंडा था कि हमने एक सरमाया पाकिस्तान कंपनी बनानी है और ये जितने इदारे हैं, स्टील मिल है, PIA है, रेलवे है, इन तमाम को डिस्पोज नहीं, इस सरमाया कंपनी के अंडर कर देना है और मिनिस्ट्रियों का जो कंट्रोल है उससे ख़त्म कर देना है और उसके बाद इनको रीस्ट्रक्चर करके इनको प्राइवेटाइज करना है। लेकिन कसम ले लें, जो 3 साल में इन्होंने कोई काम किया हो, कोशिश ज़रूर हुई, और उसकी मुखालफत किसने किया आप अंदाज़ा करें? तमाम वज़ीरों ने, तमाम फेडरल सेक्रेटरी ने, क्योंकि उन्होंने इन तमाम में अपने मर्ज़ी के सरबराह लगाए हुए हैं, अपने रिश्तेदार, अपने बैचमेट, अपने दोस्त उनकी बोर्ड की कंपनियों पर हैं। हर फेडरल सेक्रेटरी हर कंपनी के बोर्ड का चेयरमैन है या मेंबर है, वो महीने के 5-5, 4-4 लाख रुपए मीटिंग्स के पैसे लेता है। उसने हर कंपनी से 1-1, 2-2 गाड़ियाँ अनलिमिटेड फ्यूल के कार्ड लिए हुए हैं और कई 2 वजीर फारिग हो गए इस वजह से, इसको परसू करने की वजह से। आप अंदाज़ा कर लें कि प्राइम मिनिस्टर खुद इस पे लगे रहे लेकिन वो नहीं कर सके। आज शौकत तरीन ने फिर ऐलान किया और यही बात मैंने उनसे पूछी, मैं कहा जी आपको भी फारिग करा देंगे। आप आज फिर कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के अंडर एक कंपनी बनाएंगे प्रोफेशनल की, जो ये तमाम इदारे उनके अंडर होंगे। मैं क्या आपके आसपास बैठे हुए वजीर ये नहीं चाहते, आपके आसपास बैठे हुए सेक्रेटरी ये नहीं चाहते? भाई उन्होंने, वो इन बोर्ड के मेंबर हैं, चेयरमैन है, अपने रिश्तेदारों को लगाया है। हर सेक्रेटरी ने और मिनिस्टर ने 100-100, 150-150 बंदे अपने वहाँ पे भर्ती कराए हैं। मैं तकरीबन तमाम अक्सर बोर्ड को जानता हूँ जहाँ पर यह सूरत हाल है। तो किस तरह वो होने लेंगे? और 1,000 अरब रुपया साल का ये कंपनियां खा जाती हैं। आप अंदाजा कर लें, आपके डेवलपमेंट बजट से ज्यादा रकम है। तो ये सीरियसली करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर... जी बिल्कुल यही रियलिटी है। और मैंने इसको माफिया कह सकते हैं सनाउल्लाह साहब। सनाउल्लाह, ये फिर ये जो बाग में गाना गा रहे हैं मुस्तकिल मईशत का, तो ये कब तक गाते रहेंगे? इलेक्शन तक सस्टेन कर पाएंगे? नहीं, अब तो खेल ख़त्म हो गया। अब तो वो इलेक्शन वाला, ये तो बाकी पार्टियां आखिरी साल में इलेक्शन ईयर के तौर पर वो बोरियों के मुंह खोलते हैं। इन्होंने तो 2 साल पहले खोलना, इन्होंने तो अनाउंस कर दिया आज। इन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों को रिलीफ देंगे। अब सुबह पता चलेगा कि क्या रिलीफ देंगे। अगर पॉकेट में नहीं है तो इन्होंने कर्जे लेकर रिलीफ देना है, जिस तरह माजी में होता रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज ये पता चल गया कि ये इलेक्शन की तरफ अब जा रहे हैं। 2 साल पहले ही इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ज़िमनी इलेक्शन को से इनको अंदाज़ा हो गया है इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ पर रह गई है। तो इनको अब इनके पॉलिटिकल जो इनके मोटिव हैं वो अब सामने आएंगे।
अब इनके लिए वो जो खान साहब कहते थे कि हमने मुश्किल फैसले करने हैं, इस मुल्क को ठीक करना है, इदारों को ठीक करना है, तो वो अब वो बात भूल जाएं। अब 2 साल जो सियासत होगी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जो 2 बहुत बड़े सेक्टर्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, उन पर आते हैं। वेलकम बैक। अभी बात कर रहे थे हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। अब ज़रा फोकस करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। और जब हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करें तो ये लाजिम है कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बात करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है पाकिस्तान का। कितना बड़ा? 40% जो हमारी लेबर फोर्स है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड सेक्टर्स में काम करती है। पाकिस्तान, अगर हम सिर्फ एशिया की बात करें तो 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ टेक्सटाइल्स। एक्सपोर्ट्स की हमेशा बात हो रही होती है, तो अब ये भी जान लें कि जो तकरीबन 60% आपके जो कुल एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल्स ही हैं। और ज़ाहिर है कि इसकी एक वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान में कॉटन, रेयॉन वगैरह रॉ मटेरियल्स दस्तयाब हैं, और इसकी वजह से आज पाकिस्तान में 400 से ज़ायद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट कर रही हैं। आज हमने दावत दी है साद सलीम साहब को। आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं एट दलाल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, मेजर टेक्सटाइल कंपनी। साद साहब, वेलकम टू द शो। ये जो पिछला साल 1.5 साल रहा है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त था, पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त था। हमने लॉकडाउन्स देखे हैं, हमने सप्लाई चेन डिसरप्शंस देखी हैं ग्लोबली, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि वेस्ट जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है, इफ़ आई एम करेक्ट अबाउट दिस, टेक्सटाइल्स की, वहाँ पर परचेजिंग पावर भी ज़ाहिर है कि इन सारी चीज़ों की वजह से कम हुई है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब क्राइसिस आता है तो उसके साथ 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनको यूटिलाइज कर सकें। तो जो पिछला साल 1.5 साल रहा है साद साहब, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम ज़रार साहब, नाइस टू बी ऑन द शो। सर, लास्ट मार्च में द पेंडेमिक स्टार्टेड, जब लॉकडाउन लगे, नोबडी न्यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बिल्कुल आगे होगा क्या ये किसी को नहीं पता था। दुनिया लॉकडाउन की तरफ जा रही थी। हमारे यहाँ भी किसी को ये अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होना है, किस तरीके से होना है। इनिशियली फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स सब डरे हुए थे, सब चीज बंद थी, किसी के पास कोई काम नहीं था। एवरीबडी वाज थिंकिंग कि अब इस इंडस्ट्री का क्या होगा, इसके साथ जो इतनी सारी लेबर जुड़ी हुई है उसका क्या होगा। बट आई फील बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव बीन सेव्ड क्वाइट अ बिट। हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी बेहतर तरीके से इसको हैंडल किया है, और कुछ हद तक हमें इस चीज़ का इनडायरेक्टली फ़ायदा भी मिला है, बिकॉज वी वर द वंस दैट वर ओपन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज क्लोज्ड। इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन अफेक्टेड थी। पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, द लकी वंस, जिसकी सप्लाई चेन फिर भी इतनी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थी। हमें अपॉर्चुनिटी ये मिली कि दी ऑर्डर्स दैट शिफ्टेड फ्रॉम द प्लेसेस जो बंद थी वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए। बहुत बेहतरी भी आई कुछ चीज़ों में हमें मार्केट शिफ्ट करनी पड़ी। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से नॉन वोवन पीपीईज की तरफ कुछ चीज़ें शिफ्ट हुई इनिशियली। रिटेल सेक्टर वाज अगेन इनिशियली इट वाज क्लोज्ड, बट देन इट ओपनड अप। जो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि दुनिया की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, इवन दो मतलब अब तक भी वो शायद अफेक्टेड सबसे ज्यादा है, कुछ होटल्स, क्रूजेज, द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, वो सब सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली अफेक्टेड थी। एंड दोज आर, समझ लें आप, वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा साद साहब, अब आपने बात की कि एक फ़ायदा ये हुआ कि जैसे कि बांग्लादेश या जो भी राइवल आपके टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैं, वहाँ से सप्लाई बंद हो गई, तो हमने उसका फ़ायदा लिया। सवाल आपसे ये है कि ये किस हद तक सस्टेनेबल है? अब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में वैक्सीनेशन लग रही हैं, दुनिया भर, द वर्ल्ड इज़ ओपनिंग अप अगेन, एटलीस्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिहाज से। अगर हम इस ग्रोथ को लूज़ नहीं करना चाहते,
क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, क्या हमें डाइवर्सिफाई करनी है अपने प्रोडक्ट्स को, हुकूमत की तरफ से क्या किया जा सकता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से क्या किया जा सकता है? कुछ हद तक जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी गई है, कुछ हेल्प इसमें, कुछ ट्रेंड्स दुनिया के चेंज हुए हैं जहां ऑनलाइन, अमेजोन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स उसकी तरफ शिफ्ट हो गई हैं चीजें, जिसमें पाकिस्तान को भी अब एक चांस है कि अमेजोन ने पाकिस्तान को भी एक एज अ सेलर ऐड किया है अपने प्लेटफॉर्म पे। दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा जो ऑर्डर्स ऑलरेडी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, for any large customer, it is not easy to ship their orders back because for that to happen they have to, मतलब पूरी उनकी सप्लाई चेन जो है वो अफेक्ट करनी पड़ेगी उनको। मतलब इतना आसान नहीं है कि आपने बटन दबा दिया और सप्लाई चेन शिफ्ट कर दी, जाहिर है। वी आर इन अ पोजीशन कि अगर हम सस्टेनेबल पॉलिसीज, कंसिस्टेंट पॉलिसीज रखें तो प्रोबेबली ये काम जो अब हमारे पास आ चुका है ये प्रोबेबली अब पाकिस्तान से नेक्स्ट 5, 6, 10 साल तक शिफ्ट नहीं होगा। सर सस्टेनेबल, जी सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ साद साहब, सस्टेनेबल पॉलिसीज पर हम हमेशा बात करते हैं, शौकत तरीन साहब भी बात कर रहे थे कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अगर मैं आपसे जी मैं अभी आपका पिछला सेगमेंट ही सुन रहा था जिसमें बात हो रही थी रिगार्डिंग ग्रोथ, जिसमें हिस्टोरिकली पाकिस्तान की ग्रोथ हैज ऑलवेज बीन कंजम्पशन बेस्ड, ऑलवेज यस, दैट कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ हैज ऑलवेज बीन फ्यूल्ड बाय इंपोर्ट्स। यस, currently I see a will on the part of the government, I see a conscious effort on the part of the government where they want to shift that to an export led growth which is always going to be more sustainable। अगर इसको सपोर्ट करने के लिए उनकी पॉलिसीज भी ऐसी ही रहीं या उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई, तो आई फील द ग्रोथ दैट पाकिस्तान कैन अचीव गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल मॉडल। ग्रेट। अच्छा एक आखिरी सवाल साद साहब, और ये मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की तो जाहिर है कि ज़्यादातर यूरोप की ही बात हो रही होती है। अगर आप मुझे थोड़ा सा स्नैपशॉट दे दें कि हमारे कौन से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, आई मीन हमारी जो अवेलेबल एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं। अब टेक्सटाइल की अगर हम बात करते हैं तो टेक्सटाइल में देयर आर वेरियस सेगमेंट्स, देयर इज अ रिटेल सेक्टर, देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, अपैरल अलग हो जाता है, होम टेक्सटाइल्स अलग हो जाता है। Europe is a big market for Pakistan. We have an advantage of the GSP plus status as well, but that does not mean that all other markets are any smaller. The US, especially in the hospitality sector, is a huge market for Pakistan. The hotel industry, the cruise line industry, yes, सारा का सारा काम is mostly US based because the companies, all the cruise lines mostly are owned by US corporates। तो वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि अब तक बंद था, जो अब खुलने जा रहा है। Once that opens up, I feel कि यहाँ पर टेक्सटाइल की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ने का चांस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, वक्फा ले लें। बहुत शुक्रिया साथ फॉर दैट वेरी एजुकेशनल टॉक। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद बात करेंगे हम लाइफ स्टॉक सेक्टर की। वेलकम बैक। ये जो हम जैसे लोग होते हैं जो शहरों में पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, इनसे जब कहा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर तो फौरन हमारे जहन में आता है गंदम, कपास, गन्ना, खेत खलियान, उसमें सोना यूरिया छिनक रहे हैं, हर आदमी डांस कर रहा है या कोई गंडासा लेके खड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन बाद में बड़ा झटका सा लगता है जब पता चलता है कि नहीं भाई साहब, सिर्फ ज़रूरी सेक्टर का मतलब सिर्फ फसलें नहीं होता, इसमें मवेशी बानी यानी लाइफ स्टॉक का पालना और उसकी तिजारत जो है वो भी शामिल है, और इसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पूरा ही अगर ज़राअत है कि जो कुल ज़रूरी कौमी आमदनी है उसमें मवेशी बानी का जो हिस्सा है वो 60% के लगभग कहा जाता है। 8 मिलियन से ज़ायद जो पाकिस्तानी ख़ानदान हैं उनका इन्हिसार लाइफ स्टॉक या मवेशी बानी की सनत पे है। उनकी जो 35 से 40% आमदनी है ऑन एन एवरेज वो इसी शोबे से आती है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हाफिज़ वसी मोहम्मद खाब, जो इस शोबे को
अंदर बाहर से जानते हैं और ज़ाहिर खुद भी इससे मुंसलिक हैं। हाफिज़ साहब, एक तो वेलकम टू द शो। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त क्या हालात हैं इस लाइफ स्टॉक के शोबे के, पोटेंशियल क्या है, और पोटेंशियल अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको हासिल करने में बड़ी बड़ी रुकावटें कौन सी हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं बड़े अच्छे टॉपिक पर आपने मुझे बुलाया है। जी जी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल मैंने गुजारे हैं ईस्ट अफ्रीका और मिडल ईस्ट में, इसी सेक्टर के अंदर, और पाकिस्तान में 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लाइफ स्टॉक टास्क फोर्स का मैं मेंबर रहा हूँ। अब ये सवाल आपका जो है ये बड़ा प्यारा है। ये दुनिया जहान में जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जो आप पहले फरमा रहे थे, उस एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि उसके नीचे लाइफ स्टॉक भी है, उसके नीचे फॉरेस्ट्री भी है, उसके नीचे फिशरीज भी है। लेकिन पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक वाला जो सेक्शन था ये जरा डोमिनेंट था, और किसी तरीके से इन्होंने अपनी जान छुड़ा ली एग्रीकल्चर। और रीजन ये थी कि इनके ज़हन में ये बात बैठती होती थी कि जब एग्रीकल्चर का बजट बनता है तो एग्रीकल्चर के बजट में वो लाइफ स्टॉक को भूल जाते हैं। अब जब से ये अलहदा हुआ है तो शुरू में अगर आप पाकिस्तान का हिसाब देखें 47 और ऑनवर्ड, तो पता चलेगा कि जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का हिस्सा ज्यादा था और लाइफ स्टॉक का कम था। और आज जैसे आपने फरमाया है कि आज 60% है, ये मुसलसल कुछ ना कुछ होता रहा है, जिसके नतीजे के अंदर आज हम ये कह रहे हैं कि ये 60% है। पहले जब पाकिस्तान बना तो एक वेटरनरी कॉलेज था, एक एग्रीकल्चर कॉलेज था, आज 2 वेटरनरी यूनिवर्सिटीज हैं, आज 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर में वेटरनरी कॉलेज हैं। तो ये असल कुछ जानकारी आगे चली है। अच्छा, अब इसके अंदर सवाल आपका दूसरा जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या हम इससे भरपूर फायदा उठा सके हैं या नहीं, और इसका पोटेंशियल क्या है। जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया है उसके मुताबिक मैं ये कहूँगा कि वी आर वेरी फार, हम सिर्फ ख्वाब देखते रहे हैं और हमने इसके पोटेंशियल से पूरा फायदा नहीं उठाया। तो क्या वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हाफिज साहब जो हमने नहीं की? क्योंकि अगर हम आगे की तरफ देखें, हम हमेशा यही कहते हैं कि जी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे स्कूल में मेरा रिपोर्ट कार्ड आता था और उसमें कहते थे कि बच्चे में पोटेंशियल बहुत है लेकिन मेहनत नहीं करता। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पर? अच्छा, ये पहले क्या करने की ज़रूरत है, हाँ। इससे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते थे और हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे जो लाइफ स्टॉक के अंदर जो चीजें नजर आती हैं वो 3 चीजें हैं जो किसी लाइफ स्टॉक का पोटेंशियल ऊपर करने के अंदर मुआविन साबित होती है। पहली बात है ब्रीड, और उसके साथ है ब्रीड इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल इस तरीके से हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि बाप स्कूल टीचर था और बेटा जो है वो डायरेक्टर जनरल बन गया। इसी तरीके से ये ब्रीड के अंदर भी होता है कि अगर ब्रीड कोई आपके पास है जो अल्लाह ताला ने दी है, वो अगर आपको 20 लीटर दूध देती है या 15 लीटर दूध देती है, तो क्या आने वाली नस्ल 25 लीटर दे रही है, 30 लीटर दे रही है, 35 लीटर दे रही है? कागजों में और रिकॉर्ड में तो ये बात साबित है कि जो साहिवाल पाकिस्तान से चली गई और ऑस्ट्रेलिया चली गई, वहां जाकर तो उसने 30 लीटर दूध दिया, लेकिन जब वो पाकिस्तान में रही तो 12, 13, 14 और 15 के करीब घूमती रही। इसी तरीके से कराची के करीब थरवारकर, यहाँ पर 2 नस्लें बड़ी हैं, एक खरी नस्ल है और एक गिर है। जब ये ब्राजील और अर्जेंटीना गई तो पता चला कि वहां पर जो है इसकी पैदावार साहिवाल से भी आगे बढ़ गई, और अब इस वक्त एक नस्ल है जो मजमुआ है गिर का और नीलोर का और थरी का, उसका नाम रखा है उन्होंने बरामा। अब वो बरामा पाकिस्तान में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ऐसे कौन से काम हैं जो उन लोगों ने किए हैं बिल्कुल और हम लोग नहीं करते। कि अगर साहिवाल हमारे मुल्क में होती है तो 15 लीटर दूध देती है, ऑस्ट्रेलिया में जाती है तो वहां पर वो 25 लीटर दूध देती है। तो इस ब्रीड इम्प्रूवमेंट के अंदर हमने बड़ी नाकाम रहे हैं। अब उसकी मिसाल सिंगल, और मैं आपको पूरे प्रोजेक्ट गिनवा सकता हूँ
कि हमारी ख्वाहिश रही है कि हम इसको बढ़ाएं, अच्छा करें, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर हम उसमें टोटली नाकाम हुए। और इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक, ये जो बजट की बात अब हो रही है, मैं आपको एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि आपको भी और मेरे सुनने वालों को पसंद आएगा कि हम क्या कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। और वो ये है कि बहुत ही मोटा आदमी फौत हो गया, और जब उसको जनाजे के लिए उठाने लगे तो पता चला कि वो बहुत ही भारी है और उठाया नहीं जा सकता। लिहाजा लोगों को इकट्ठा किया गया, बुजुर्गों को, इसका क्या इलाज किया जाए। तो पता चला कि उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो जवाब दिया गया कि इसकी मूछों को अगर मूंद देंगे तो इसका वजन कम हो जाएगा। लिहाजा मूछें मूंदी गई। जब उठाया गया तो पता चला वजन उतना ही। अब हमारे पास मुसलसल बेशुमार प्रोग्राम चलते रहे। 2002 में शौकत अजीज साहब ने पाकिस्तान डेयरी डेवलपमेंट कंपनी के नाम से एक प्रोग्राम चलाया, और उसका नाम, इंग्लिश नाम था व्हाइट रेवोल्यूशन, और उर्दू नाम था दूध दरिया। अब जब ये चला है तो मुझे बड़ी खुशी थी उस वक्त, मैं आई वॉज इन, और उसमें देखा कि बेहतरीन को रिक्रूट किया गया, बेसिकली और मेरिट, इसलिए कि सीईओ वाज फ्रॉम न्यूजीलैंड, और उन बच्चों की ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी वगैरह में ट्रेनिंग की। 2 साल वो प्रोग्राम चला। तीसरे साल वो वजारत तब्दील हो गई। जो नए वजीर साहब आए उनको पता चला कि मेरा दामाद जो है वो फारिग है, वेला बैठा। क्या बात है सर, बस सर समझ में दिल तो चाह रहा है आपसे अब इस पे मजीद गुफ्तगू करें, और इंशाल्लाह हम करेंगे। आपने दरिया कूजे में बंद कर दिया, सायरा मुशायरा लूट लिया आपने। और आप जो है, मैं यकीन दिलाता हूं, आज से हम आपको अपने जो डिस्कशन करने वाले लोग हैं, मेरा ख्याल है कि रोस्टर में हाफिज साहब को बिल्कुल शामिल किया जाए। और आपसे बिल्कुल प्यास रह गई है, कमी रह गई है, जल्दी वक्त निकालेंगे कि ज़्यादा गुफ्तगू आपसे की जाए। बहरहाल ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आज इतना ही। कल जुमा है और कल आपकी बारी है। जो प्रोग्राम हम पे हमें बर्दाश्त करते हैं पूरे 5 दिन, 6ठा दिन आपका होगा, और हम चुप रह के आपकी बातें सुनेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।